सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सैनी शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज उदयपुर वाटी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमें भारतीय राजव्यवस्था में राजभाषा की बात करते हैं। दोस्तों, ये राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनकी बात करेंगे। तो देखो, राजभाषा, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि राजभाषा है, इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय, तो राजभाषा का अभिप्राय क्या है? राजकार्य या राज कार्य की भाषा, अर्थात राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। कहने का मतलब है राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। या इसको मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसी भाषा जिनका प्रयोग देश के सरकारी या राजकीय कार्यों में प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा के नाम से जाना जाता है। यह तो इसकी साथियों परिभाषा राजभाषा की। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि राजभाषा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक तो होती है देखो भाषा, एक होती है बोली और एक होती है लिपि। इनमें अंतर क्या है? भाषा तो है, ये बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, समझ रहे मेरी बात को? ये भाषा तो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। और लिपि किसे कहते हैं? जैसे मान लो भाषा है, उस भाषा को लिखने की कला को लिपि के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूंगा कि हिंदी है, इस हिंदी भाषा को लिखने की जो कला है, उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि विश्व की बात, या विश्व में सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व में एक देश है चीन। इस चीन को मैं चाइना भी बोल सकता हूं। चाइना की एक भाषा है जिसका नाम है मंडारिन। अब यह मंडारिन भाषा विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। जबकि दूसरी कौन सी है? हिंदी भाषा है। दूसरी कौन सी है साथियों? हिंदी है। और ये कहां की भाषा है सर्वाधिक? भारत की भाषा। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी भाषा या मंडारिन भाषा है? कौन से देश की है? चीन की। जबकि विश्व में दूसरी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन है भारत से ही बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा या भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तब आप यहां पर क्या करोगे? हिंदी करोगे। जबकि दूसरा स्थान किसका आता है? बांग्ला आता है। दूसरा स्थान किसका आता है साथियों? बांग्ला का आता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा मंडारिन है, दूसरी हिंदी भाषा है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। और दूसरी कौन सी है? बांग्ला भाषा है। साथ ही यहां से एक क्वेश्चन और बनकर आता है कि पहले जो तेलुगु भाषा थी उसका तीसरा स्थान आता था, परंतु अब तीसरा स्थान मराठी का आता है और चौथा स्थान किसका आता है? तेलुगु का आता है। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरी बात हम भारत की करते हैं कि आज भारत में लगभग 1652 प्रकार की भाषा बोली जाती है। यानी कहने का मतलब है भारत में लगभग, बात कर रहा हूं मैं कि भारत में लगभग 1652 से अधिक भाषा बोली जाती है। और इन 1652 में 63 भाषा से अधिक ऐसी भाषा है जो कैसी भाषा है साथियों? विदेशी भाषा मानी जाती है। कहने का मतलब है कि आज हमारे देश में 1652 से अधिक भाषा तो विदेशी, 1600 अधिक, यानी 1652 से अधिक तो क्या है? भाषा है। और इनमें 63 भाषा से अधिक क्या है? विदेशी भाषा है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं भाषाओं की, राजभाषा की। देखना एक बार, समझना, इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। अब भारत का संविधान है, बात समझना मेरी बात को आप, जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान
के भाग, भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया साथियों? राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें राजभाषाओं का प्रावधान किया गया है? भाग 17। राजभाषाओं का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इनका प्रावधान किया गया है। जबकि साथियों आपसे अनुसूची पूछे तो देखो संविधान की अनुसूची की बात करते हैं। संविधान की एक 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है साथियों? 8वीं अनुसूची। इस 8वीं अनुसूची में वर्तमान भारतीय संविधान में यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का प्रावधान है? 22 भाषाओं का प्रावधान है। यानी वर्तमान में तो कितनी भाषाओं का प्रावधान है? 22 भाषाओं का। जबकि मूल संविधान में 14 भाषाओं का प्रावधान किया गया था। तो मूल संविधान में तो कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। और वर्तमान में कितनी भाषाओं का प्रावधान है साथियों? 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में 22 भाषा थी, वो कौन सी थी? फिर इसके बाद में 8 नई भाषा और जुड़ गई, वो भाषा कौन सी है? तो साथियों मैं आपको एक एक भाषा बताऊंगा कि 14 भाषा कौन सी थी और वर्तमान में 22 भाषा है वो कौन सी है। तो समझ लें इस बात को। अब देखो मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। उन 14 भाषाओं को हम समझते हैं। देखो यानी मूल संविधान में 14 भाषा कौन कौन सी थी? देखो एक भाषा तो हम हिंदी की बात कर लेते हैं। कौन सी भाषा आएगी? हिंदी आ जाएगी। फिर इसके बाद में संस्कृत की बात कर लेते हैं। हिंदी आ गई, संस्कृत आ गई। फिर हम बांग्ला की बात करते हैं, बांग्ला भाषा आ गई। फिर इसके बाद में पंजाबी, मराठी, गुजराती, असमिया, ठीक है। फिर बात करते हैं उड़िया, फिर यहां पर बात करेंगे हम कश्मीरी, फिर उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, और ये कन्नड़। ये साथियों यानी मूल संविधान में जो 14 भाषा थी वो 14 भाषा कौन कौन सी थी? एक तो हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, गुजराती, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ये 14 भाषा मूल संविधान में थी, यानी मूल संविधान में थी। अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि जो उड़िया भाषा है, ये जो उड़िया भाषा है, इस उड़िया भाषा का वर्तमान में नाम क्या है? ओडिया भाषा है। यानी वर्तमान में उड़िया भाषा का नाम क्या हो गया? ओडिया भाषा हो गया। अब इस उड़िया भाषा का नाम ओडिया कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो इसका ओडिया यानी उड़िया से ओडिया नाम 96वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी में किया गया था। अच्छा क्वेश्चन बनता है साथियों कि वो कौन सी भाषा है जिसका नाम, यानी क्वेश्चन यहां से यह बनेगा कि उड़िया भाषा का नाम ओडिया कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? 96वें संविधान संशोधन
कब किया? सन 2011 ईस्वी में किया गया था। अब ये 14 भाषा थी, ये तो मूल संविधान में थी, परंतु अब बताओ कि वर्तमान में 22 भाषा है, तो वो 8 भाषा और कौन सी बच गई जिसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है? तो मैं इसको मिटा रहा हूं और वो 8 भाषा और बताऊंगा आपको। अब देखो, अब 14 भाषा की तो बात हमने कर ली, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, ये 21वां संविधान संशोधन साथियों 1967 ईस्वी में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। और इसमें एक सिंधी भाषा, कौन सी भाषा? जो सिंधी भाषा है, इसे जोड़ करके 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था। तो क्वेश्चन बना कि संविधान में वो कौन सी भाषा है जिसे 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया? सिंधी भाषा। कब दिया गया? 1967 ईस्वी में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं, इनके बाद में एक संविधान संशोधन आता है, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन सन 1992 ईस्वी में हुआ था। यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। उसका एक सूत्र बताना साथियों आपको, नमक। कहने का मतलब है नमक सूत्र बना दो, ये 3 भाषा आपके सामने आ जाएगी। न का मतलब यहां पर आपको बताना है नेपाली। क्या बताना है? नेपाली बताना है। और मैं का मतलब आपको क्या बताना है? मणिपुरी। क्या बताना है? मणिपुरी बताना है आपको, ठीक है। और क का मतलब आपको क्या बताना है? कोंकणी बताना। आपको क्या बताना है? कोंकणी बताना है। कहने का मतलब यह हुआ 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत 3 भाषा और जोड़ी गई, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इस प्रकार से 92 तक संविधान में कुल कितनी भाषा हो गई? 18 भाषा हो गई। फिर इसके बाद में एक संविधान संशोधन और किया जाता है। इस 92 को आप यहां पर ले सकते हो। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में संशोधन किया जाता है और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। तो इसका मैं आपको सूत्र बता दूं साथियों, जैसे मान लो BODMAS, या देखो BODMAS, ऐसे याद रख सकते हो आप। यहां पर बी का मतलब यानी इसको जोड़ दो आप, यहां पर आ जाएगी बोडो, ठीक है। डी का मतलब है डोगरी, एम का मतलब आप क्या कर सकते हो? मैथिली, मैथिली। और एस का मतलब आप क्या कर सकते हो? संथाली। कहने का मतलब साथियों 92वें संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में 4 भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली थी। वो 4 भाषा कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से वर्तमान में कुल कितनी भाषा हो गई? 22 भाषा हो गई, ठीक है। यहां तक तो बात हमारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब ये तो साथियों संविधान में भाषा है, या तो संविधान में भाषा है, परंतु एग्जामिनर आपको कंफ्यूज यहां पर कर सकता है कि वो क्वेश्चन पूछेगा। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा है, ठीक है, और एक बोल सकता है कि शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषा। इन शास्त्रीय भाषा को साथियों में क्लासिक भाषा भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मैं? क्लासिक भाषा बोल सकता हूं। अगर एग्जामिनर पूछे कि संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है, तब आपको डायरेक्ट आंसर क्या देना है? 22 बताना है। यानी मान्यता प्राप्त संविधान में पूछे तब आपको 22 भाषा बताना है, जबकि पूछे कि संविधान में क्लासिक या शास्त्रीय भाषा कितनी है, तब आपको क्या बतानी है? 6 भाषा बतानी है। शास्त्रीय पूछे तो 6 बतानी है और वैसे पूछे तो 22 भाषा बतानी है। अभी आप कहोगे कि ये 6 भाषा क्लासिक भाषा है, कौन सी है और सबसे पहली कौन सी है? तो संविधान में जो 6 भाषा है, इनको 2004 ईस्वी में इनका प्रावधान किया गया था। तो वो 6 भाषा कौन सी है? देखो, एक तो कौन सी है? तमिल, दूसरी है
संस्कृत। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं हमें तेलुगु। तेलुगु हो जाएगी, फिर यहां पर कन्नड़ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एक 2014 ईस्वी में एक भाषा बनती है जिसका नाम है ओडिया भाषा। कौन सी भाषा साथियों? ओडिया भाषा है। देखो, तमिल भाषा को सन 2004 ईस्वी में जोड़ा गया था, यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत भाषा को 2005 ईस्वी में मान्यता मिली और इन दो भाषाओं को सन 2008 ईस्वी में मान्यता मिली थी। अब इसके बाद में दो भाषा और बच गई। एक तो कौन सी बच गई? देखियो, उड़िया भाषा बच गई। उड़िया भाषा है, इनको सबसे अंत में, इसको सबसे अंत में 2014 ईस्वी, यानी उड़िया भाषा बोल सकता हूं मैं से, ओडिया। इस ओडिया भाषा को सन 2014 ईस्वी में मान्यता मिली थी। तो देखो, मैंने कहा कि शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 भाषा है। तमिल भाषा, इसे 2004 ईस्वी में मान्यता मिली। संस्कृत भाषा को 2005 में मिली और तेलुगु और कन्नड़ को 2008 ईस्वी में मिली और एक भाषा और बच गई, मलयालम। मलयालम, तो इस मलयालम भाषा को मान्यता कब मिली थी? 2013 ईस्वी में। इस प्रकार से इन 6 भाषाओं को इस तारीख को मान्यता मिली और इस प्रकार से 6 भाषा वर्तमान में क्लासिक भाषा है। तो यहां से 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बनकर आते हैं कि सबसे पहली क्लासिक भाषा कौन सी है? तमिल भाषा बतानी है। सबसे पहली क्लासिक भाषा कौन सी बतानी है? तमिल भाषा। जबकि वह कौन सी नवीन भाषा है जिसे क्लासिक भाषा का दर्जा दिया गया है? ओडिया भाषा। और इसे कब दिया गया? 2004 ईस्वी में। यहां पर भी 4 है और यहां पर भी साथियों क्या आता है? 4 है। तो हमने तो ये अलग से बात बताई कि अगर क्लासिक भाषा पूछ ले तब आपको आंसर क्या देना है, परंतु हम तो भाषा पढ़ रहे हैं तो हमने 22 भाषाओं की बात कर ली। अब देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। अब दूसरी बात समझना साथियों, मैं बात करता हूं, कई लड़के यहां पर आज भी कंफ्यूज होते हैं। हिंदी भाषा की बात करता हूं और एक मैं बात करता हूं अंग्रेजी भाषा की, एक यहां पर बात करता हूं राजस्थानी भाषा की। ठीक है, तो ध्यान देना साथियों, जो हिंदी भाषा है यह प्रधान राजकीय भाषा है। यह कौन सी भाषा है? प्रधान राजकीय भाषा है। प्रधान राजकीय भाषा है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रधान राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। जबकि वर्तमान में जो अंग्रेजी है यह क्या है साथियों? सहायक राजभाषा है। सहायक राजभाषा है। इस अंग्रेजी को संविधान में मान्यता नहीं है। यह राजकीय भाषा नहीं है अंग्रेजी। इस अंग्रेजी के बाद बोल सकता हूं कि सहायक भाषा है। जैसे मैं पश्चिम बंगाल में चला जाऊं, अब पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला भाषा। और जैसे मैं राजस्थान का हूं तो राजस्थान में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब वहां के लोग और यहां के लोग दोनों में कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? जैसे मैं क्या करूंगा, यहां मैं अंग्रेजी भाषा बोलूंगा तो अंग्रेजी भाषा ऐसी है कि दोनों भाषाओं को, यानी वो लोग भी अंग्रेजी जानते हैं और हम भी अंग्रेजी जानते हैं। इस प्रकार से यह सहायता के लिए कार्य करती है। कौन सी? अंग्रेजी भाषा। इसलिए कि सहायक भाषा कौन सी बतानी? अंग्रेजी। और प्रधान राजकीय भाषा कौन सी बतानी? हिंदी। जबकि राजस्थानी भाषा को संविधान में अभी तक मान्यता नहीं मिली है। तो राजस्थानी भाषा को अभी संविधान में मान्यता नहीं मिली है। अब समझना साथियों, हम छोटी सी बात करते हैं हिंदी की। हम बात किसकी करते हैं? हिंदी भाषा की बात करते हैं। तो देखना, आप सभी को मालूम है एक मुंशी आयंगर, मुंशी आयंगर फार्मूले, मुंशी आयंगर फार्मूले की बात करते हैं। तो मुंशी आयंगर फार्मूले के तहत, मुंशी आयंगर फार्मूले के तहत तारीख 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी भाषा को, कौन सी भाषा को साथियों? हिंदी भाषा को संघ की
राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी भाषा को संघ की प्रधान राजकीय भाषा या संघ की राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। और किस फार्मूले के तहत? मुंशी आयंगर फार्मूले के तहत दिया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहां पर मैं 3 डेट बताऊंगा, ध्यान रखना। एक तो मैं यहां पर बात बताऊंगा 10 जनवरी की, दूसरी बात बताऊंगा मैं आपको 14 सितंबर की, और तीसरी बात बताऊंगा मैं 21 फरवरी की। तीनों के तीनों क्वेश्चन अलग है साथियों। देखो कैसे है अलग, मैं बताऊं आपको। अब देखो आप, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस आता है। विश्व हिंदी दिवस क्वेश्चन बन गया कि विश्व हिंदी दिवस तो कब आता है? 10 जनवरी को, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर को। और 21 फरवरी को क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आता है। और इसी 21 फरवरी की बात और कर लेते हैं हम। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस भी आता है। तो यहां से ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बना, फिर से बोल रहा हूं मैं कि 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस आता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है। क्यों आता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संघ की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और 21 फरवरी को ही राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अब यहां तक तो बात क्या हो गई? समाप्त हो गई। जरा आगे चलते हैं। देखो अब आज मैं हिंदी भाषा की बात करता हूं। जो हिंदी भाषा है, लगभग हिंदी भाषा को आज भारत में 47% से अधिक लोग बोलते हैं। कहने का मतलब है भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग लगभग की बात करूं मैं 47% से अधिक लोग करते हैं। कहने का मतलब है 47% से अधिक लोग आज भारत में कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। अब समझना कि भारत के 9 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिनमें आज भी हिंदी भाषा को बोला जाता है और उनके कामकाज की भाषा भी कौन सी है? हिंदी भाषा। कहने का मतलब है 9 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश, इनमें आज हिंदी भाषा को बोला भी जाता है और उनके सरकारी कार्यों में भी कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? इस हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? जैसे मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश, यहां पर बात करता हूं मैं छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद में यहां पर मैं बात करूंगा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। एक बात करते हैं बिहार की और यहां पर बात करते हैं झारखंड की। झारखंड। अब देखो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन राज्यों में हिंदी भाषा को बोला भी जाता है और हिंदी भाषा का राजकीय कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात
एक केंद्र शासित प्रदेश है। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? दिल्ली। इस दिल्ली में हिंदी भाषा को आम बोलचाल में भी काम लिया जाता है और जो सरकारी कार्य हैं वो भी हिंदी भाषा में किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात हमारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। देखो अब देखना, हिंदी भाषा की यहां तक तो बात होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि मूल संविधान की बात करते हैं, यानी जो हमारी इस संविधान सभा थी, क्या थी? संविधान सभा। इस संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था, इस संविधान सभा ने जो संविधान अंगीकृत किया था साथियों, क्या किया था? अंगीकृत किया था। वो कौन सी भाषा में अंगीकृत किया था? अंग्रेजी भाषा में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान सभा ने भारत का संविधान अंगीकृत किया था, वो कौन सी भाषा में अंगीकृत किया था? आपको साथियों क्या बताना है? अंग्रेजी भाषा बताना है। ठीक है, परंतु ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि 58वां संविधान संशोधन ने, कौन सा? 58वां संविधान संशोधन ने, इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद, क्या? अनुच्छेद 394 ए जोड़कर, अनुच्छेद 394 ए जोड़ करके संविधान का अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से अति इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मूल संविधान किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें संविधान का अंग्रेजी से हिंदी भाषा में रूपांतरण किया जाता है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? 58वां संविधान संशोधन है। किस अनुच्छेद की बात है? अनुच्छेद 394 ए जोड़ा गया था। एक बात यहां पर यह हो गई। ठीक है, दूसरी बात मैं आज भी एक छोटी सी बात बता दूं कि एक राज्य है आपका, एक तो राज्य है आपका नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, एक आपका है मिजोरम। नागालैंड है, मिजोरम है, यानी इन राज्यों में आज भी उनकी राजकीय भाषा कौन सी है साथियों? अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, यानी नागालैंड, मिजोरम और इन राज्यों की आज भी राजकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा है। परंतु इनका 8वीं अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं किया गया। क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन से राज्य हैं जिनकी आज भी राजकीय भाषा अंग्रेजी है? वो कौन से राज्य? नागालैंड व मिजोरम है। कौन से? नागालैंड व मिजोरम है। ठीक है, परंतु इनकी राजकीय भाषा तो अंग्रेजी है और इनका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो भी अपने फैसले लिखते हैं, जो भी अपने फैसले सुनाते हैं, वो अंग्रेजी भाषा में सुनाते हैं। दूसरी बात, जो संविधान संशोधन होता है वो भी अंग्रेजी भाषा में होता है। ये भी आपको थोड़ी बात ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में और बात करते हैं कि संविधान का एक अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद 344। कौन सी? ये क्या है? संविधान का 344 जो अनुच्छेद है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है, ये भारत का राष्ट्रपति है, ये भाषाओं में सलाह के लिए, भाषाओं के विषय में सलाह के लिए एक राजभाषा, साथियों क्या? राजभाषा आयोग का गठन करता है। राजभाषा आयोग का क्या करता है? राष्ट्रपति गठन करता है। और यह कहा गया है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके 5 वर्ष बाद में, कितने वर्ष बाद में? 5 वर्ष बाद में, फिर उसके 10 वर्ष बाद यानी इस भाषा आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 344 बोलता है कि राष्ट्रपति राजभाषा के विषय में सलाह लेने के लिए या राष्ट्रपति
राजभाषा के समय में सलाह के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन करता है कि मूल संविधान की बात करते हैं, संविधान लागू हुआ उसके 5 वर्ष बाद में करेगा और उसके 10 वर्ष बाद में इस राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, इस राजभाषा आयोग में कुल सदस्य कितने होंगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इस राजभाषा आयोग में कुल सदस्य कितने होंगे, तो साथियों आपको बताना, एक तो अध्यक्ष बताना, आपको क्या बताना है, एक तो अध्यक्ष होता है, वह 22 इसके क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत, 344 के तहत राजभाषा आयोग में एक तो क्या होता है, अध्यक्ष होता है और 22 इसके क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। अब आप कहोगे कि ये 22 अन्य सदस्य कौन होते हैं, ये 22 अन्य सदस्य वो होते हैं जो 22 भाषा होती है। संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषा है, 22 भाषा। उस 22 भाषाओं में अपनी अपनी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इन सदस्यों की, सभी जो सदस्य हैं ये 23 सदस्य हो गए, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। यहां पर बात क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब आप कहोगे कि राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन करता है, अच्छी बात है, तो बताओ कि प्रथम भाषा आयोग का गठन कब किया गया था, अच्छी बात है। तो प्रथम भाषा आयोग का गठन कब किया गया था, बताओ। 5 वर्ष का नाम ले रहे हैं, तो सन 1955 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अब उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का क्या था, राष्ट्रपति था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर का मतलब क्या होता है, बाल गंगाधर खेर की बात करता हूं मैं, बीजी खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, सन 1955 ईस्वी में। किस राष्ट्रपति ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था, बीजी खेर था। कौन था, बीजी खेर था। और इससे राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, यानी इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, सन 1957 ईस्वी में। हालांकि 56 भी दे रखा है किताबों में, तो 1956 ईस्वी में इससे राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है साथियों, ये यहां पर मैंने कि एक राजभाषा आयोग गठन की बात की है। फिर इसके बाद में साथियों बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास एक पावर और है, संविधान का अनुच्छेद 344(4) की बात करता हूं। वो तो 344 था और यह 344(4) है। इस 344(4) के तहत यही राष्ट्रपति एक किसका गठन करता है, एक संयुक्त संसदीय समिति, एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करता है। ठीक है, और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं साथियों, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसमें कुल सदस्य आपको क्या बताने हैं, 30 सदस्य बताने हैं। वो 30 सदस्य हैं, इसमें 20 तो किससे आते हैं, लोकसभा से, और 10 सदस्य इसमें क्या आएंगे, राज्यसभा से आएंगे। समझ में आई मेरी बात कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 के तहत एक राजभाषा आयोग का गठन करता है और राष्ट्रपति ही अनुच्छेद 344(4) के तहत एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करता है। और इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, 30 होते हैं, जिनमें 20 तो लोकसभा से और 10 कहां से आते हैं, राज्यसभा से सदस्य आते हैं। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं, चलो इनका गठन करता है। अब आप यहां पर कहोगे कि प्रथम संसदीय समिति का गठन कब किया गया था, तो प्रथम संसदीय समिति का गठन कब किया गया था, तो प्रथम संसदीय समिति का गठन
प्रथम की बात करते हैं, प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? तो ध्यान देना 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में प्रथम संसदीय समिति का गठन किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ध्यान देना, इस बात को समझना कि प्रथम संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? 1957 ईस्वी में। उस समय भारत का राष्ट्रपति भी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि उस समय इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसको मिटा दूं मैं, चलो ठीक है, यहां पर देख लो, गोविंद वल्लभ पंत की बात करते हैं। समझना मेरी बात को, यहां पर लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन बनेगा यहां से कि प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब किया गया? 1957 ईस्वी में किया गया। और किसने किया? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। इसका अध्यक्ष कौन था? गोविंद वल्लभ पंत था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 2 साल बाद में, सन 1959 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। साथियों, मैंने यहां तक आपको बात बता दी है। अब देखो, दूसरी बात साथियों, संविधान का अनुच्छेद 350 की बात करता हूं मैं। संविधान का अनुच्छेद 350 ख की बात करते हैं। इस 350 ख में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता, फिर से राष्ट्रपति आ रहा है, भारत का राष्ट्रपति होता है यह भाषाई, क्या? यह भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के नियुक्ति करता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति करता है। यह भी किस में प्रावधान किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 350 ख में प्रावधान किया गया है। ठीक है साथियों, अब दूसरी बात, एक देवनागरी की बात हो रहा है। देवनागरी, यह देवनागरी क्या है? लिपि बतानी है आपको। देवनागरी तो क्या? लिपि है, और हिंदी क्या? प्रधान राजकीय भाषा है। तो ठीक है साथियों, यहीं तक हमारी राजभाषा का पॉइंट क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है।